हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे पशुओं में होने वाले हाइपोथर्मिया के बारे में। तो हाइपोथर्मिया का मतलब होता है कि पशु के शरीर का जो सामान्य तापमान होता है, तो उससे नीचे जब उसके शरीर का तापमान चला जाता है तो उसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। तो अलग अलग पशुओं में थोड़े ज़्यादा कम डिफरेंस में उसके शरीर का तापमान कम ज़्यादा रहता है। साथ ही साथ जो इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं उसके अनुसार भी थोड़ा कम ज़्यादा टेम्परेचर पशु के शरीर का होता रहता है। तो हाइपोथर्मिया एग्जैक्टली हम कब कह सकते हैं कि तापमान पशु के शरीर का कितने नीचे जाना चाहिए, तब हम उसे हाइपोथर्मिया कह सकते हैं। हाइपोथर्मिया होने के बाद पशु को हमें सही से कैसा ट्रीट करना है, तो इन सभी के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। पशु के शरीर का तापमान जो होता है वो कभी भी कांस्टेंट, मतलब अगर किसी पशु का अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर 102.5 फ़ारेनहाइट मानते हैं, तो उसका टेम्परेचर हर हमेशा के लिए 102.5 फ़ारेनहाइट ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। तो टेम्परेचर के अनुसार या जो इन्वायरमेंटल चेंजेस के अनुसार थोड़ा बहुत जो है फ़र्क टेम्परेचर में ऊपर नीचे होते रहता है। साथ ही में अगर फीमेल पशु की हम बात करें, तो हम अगर रेक्टल टेम्परेचर की जगह वजाइनल टेम्परेचर लेते हैं तो वहाँ भी हमें लगभग 1 फ़ारेनहाइट का डिफरेंस देखने को मिलेगा। हम कौन से टाइम में टेम्परेचर लेते हैं, सुबह में अगर टेम्परेचर लेते हैं और शाम में अगर टेम्परेचर लेते हैं तो उसमें भी हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर धूप में टेम्परेचर लेते हैं तो उसमें भी हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि थोड़ा अगर पशु का टेम्परेचर डाउन मिलता है तो इसका मतलब नहीं है कि उसको हाइपोथर्मिया है। तो हम एक्चुअल कैसा समझेंगे कि इस पशु में हाइपोथर्मिया है? तो इसके लिए हाइपोथर्मिया को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि माइल्ड हाइपोथर्मिया, मॉडरेट हाइपोथर्मिया और सीवियर हाइपोथर्मिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइल्ड हाइपोथर्मिया की, कि हम पशु के शरीर का तापमान कितना होना चाहिए, पशु के शरीर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो हम उसे माइल्ड हाइपोथर्मिया कहते हैं। तो जब पशु के शरीर का तापमान 86 फ़ारेनहाइट से लेकर 89 फ़ारेनहाइट के दरमियान होता है तो उसे माइल्ड हाइपोथर्मिया कहते हैं। जो दूसरा टाइप है, यानी कि दूसरी जो कैटेगरी है, वो है मॉडरेट हाइपोथर्मिया। तो जब पशु के शरीर का तापमान 71 फ़ारेनहाइट से लेकर 85 फ़ारेनहाइट के दरमियान होता है तो उसे हम मॉडरेट हाइपोथर्मिया कहते हैं। अब तीसरे हाइपोथर्मिया की बात करते हैं, जिसे हम सीवियर हाइपोथर्मिया कहते हैं। तो वहाँ पर पशु के शरीर का तापमान जो है तो वो 68 फ़ारेनहाइट के नीचे चला जाता है, तो उसे हम सीवियर हाइपोथर्मिया कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं हाइपोथर्मिया के कॉजेस के बारे में, यानी कि पशु के शरीर का जो तापमान सब नॉर्मल होता है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर पशु का भारी मात्रा में ब्लड लॉस हो गया हो, पशु का कहीं एक्सीडेंट हो गया हो, या और किसी कारण से पशु में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, तो वहाँ पर भी पशु का जो बॉडी टेम्परेचर है वो सब नॉर्मल हो जाता है, यानी कि हाइपोथर्मिक हो जाता है पशु। अगर पशु में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन, यानी कि सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ है, जैसे कि उसमें सीवियर डायरिया की वजह से बहुत ज़्यादा जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस उसके बॉडी से होगा, तो वहाँ पर भी हाइपोथर्मिक कंडीशन होगी। अगर कोई काऊ है और उसका पार्चुरेशन बिल्कुल ठंडी के समय में होता है, अगर नाइट के समय में बहुत ज़्यादा
टेम्परेचर डाउन है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी गाय का पार्चुरेशन होता है तो उस काफ में भी हाइपोथर्मिया होगा। और ख़ास करके हाइपोथर्मिया के केसेस जब ठंड सर्दियों के मौसम में देखने को मिलते हैं तो वो डायरेक्ट एक्सपोजर होने की वजह से होते हैं। ज़्यादातर केसेस जो होते हैं, जो एनिमल ठंडी से प्रोटेक्टेड नहीं है, खुली हवा में डायरेक्ट वो खुली हवा के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उस काफ में भी, छोटे बछड़े में भी हाइपोथर्मिया होने के चांसेस होते हैं। अगर हम बड़े पशुओं की बात करें और सर्दी के दिनों की बात करें तो खास करके सर्दियों में उन पशु में हाइपोथर्मिया के केसेस हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं जो पशु डायरेक्ट ठंडी हवा के कांटेक्ट में आते हैं, जो प्रोटेक्टेड नहीं है। उनको हवा से प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी सहारा नहीं है, जो खुले में बंधे होते हैं, तो ऐसे पशु ज़्यादातर हाइपोथर्मिया का शिकार होते हैं। और ख़ास करके जिन पशुओं के शरीर पर फ्लैश नहीं होता है, यानी कि ज़्यादा चर्बी नहीं होती है, वो थिन होते हैं। एक तो बॉडी कोट जो होता है वो इनफ नहीं होता है कि उसको सर्दी से बचा सके, और साथ ही में जो सबसे यंग एनिमल होते हैं और सबसे ओल्ड एनिमल होते हैं, तो ऐसे एनिमल में हमें ज़्यादातर केसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि ठंडी में कंटिन्यूअस जो ठंडी के कांटेक्ट में वो रहते हैं, तो बॉडी हीट जो है वो कंटिन्यूअस लॉस होती रहती है, जैसे कि रेस्पिरेशन थ्रू और इवेपोरेशन थ्रू, तो वो पशु जल्दी हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं हाइपोथर्मिया के ट्रीटमेंट की। अगर न्यूबॉर्न काफ में हमें हाइपोथर्मिया देखने को मिलता है तो वहाँ पर हमें जो कोल्स्ट्रम होता है, तो कोल्स्ट्रम को हमें उसे वार्म करके पिलाना है, या तो स्टमक ट्यूब से पिला सकते हैं या फिर माउथ से पिलाना है तो केयरफुली पिलाना होगा ताकि उसके लंग में ना जाए, तो उसको वार्म करके कोल्स्ट्रम पिला सकते हैं। काफ अगर 10-15 दिन का है तो वो जो दूध पीता है तो उसके डैम से वही दूध निकाल कर हमें उसको वार्म करके पिलाना है। और साथ में दोनों कंडीशन में हमें क्या करना है कि जो हम फ्लूइड लगाएंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर हमें आरएल लगाना है। तो आरएल को भी हम, जो काफ का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है लगभग 102 फ़ारेनहाइट के आसपास, तो उसी टेम्परेचर पर हमें फ्लूइड को वार्म करना है और स्लोली उसको चढ़ाना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि फ्लूइड हमें ज़्यादा नहीं देना है। अगर हम ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड देंगे तो वहाँ पर पल्मोनरी एडेमा डेवलप होने के चांसेस रहेंगे, पानी भर जाएगा और काफ को सांस लेने में तकलीफ होगी, हो सकता है काफ की मौत भी हो जाए। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। और साथ को काफ में जो हाइपोथर्मिया है उसके लिए उसको ब्लैंकेट जैसी कोई गर्म कपड़े से हम उसको ढक कर रखेंगे ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत जल्दी से जल्दी नॉर्मल आ जाए। अगर हम बड़े पशुओं में हाइपोथर्मिया के ट्रीटमेंट की बात करें तो वहाँ पर हमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही करनी है कि जो हम फ्लूइड लगा रहे हैं, जैसे कि डेक्स्ट्रोज और नॉर्मल सलाइन लगा रहे हैं तो, या फिर आरएल लगा रहे हैं, तो उसको बॉडी टेम्परेचर के बराबर उस फ्लूइड को वार्म करना है। उसको हीट नहीं करना है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर उसको वार्म करना है और पशु को लगाना है, जिससे कि पशु का बॉडी टेम्परेचर बहुत जल्दी नॉर्मल आने में मदद होगी। साथ ही में हमें, अगर आप वहाँ पर कैल्शियम लगा रहे हैं तो आईवी अगर कैल्शियम आप लगाना चाहते हैं तो उसको भी आप वार्म करके लगाइए। अगर आप इंजेक्टेबल में कैल्शियम लगा रहे हैं, जो कि कैल्शियम विटामिन D3 और B12 का इंजेक्शन आता है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो उसको वार्म करने की ज़रूरत नहीं, उसको आप इंट्रामस्कुलर 10 से 15 ml लगा सकते हैं। और फ्लूइड में आप, जो फ्लूइड आपने वार्म करके लगाया उसमें आप 5 ml जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं, तो जैसे कि डेक्सामेथासोन जो है, तो उसको भी आईवी कर सकते हैं।
जो फास्फोरस के इंजेक्शन आते हैं, जैसा कि आप ये टोनोफॉस देख रहे हैं, तो टोनोफॉस्फोन को आप 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। और जो एंटीहिस्टामिनिक होते हैं क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसको भी 10 ml आपको इंट्रामस्कुलर लगाना है। और जो पशु है उसके शरीर को हमें ब्लैंकेट या किसी गर्म कपड़े से लपेटना है, तो पशु जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।